हेलो स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे कल एक्सरसाइज 7.23 जिसका क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। अब एक्सरसाइज उसके 10 के बाद 11 क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन ज़रा 10 के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि कल थोड़ी सा ये 2 रह गया था। जब ये मैंने सपोज किया था यहाँ पर ये, तो ये 1/2 ही आया था, तो ये 2 भी आना चाहिए था ना। ये 2 नहीं लिखा हुआ वहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर, आंसर में जो लिखवाया मैंने, ये 2 रह गया था, ये मैंने अभी लिखा है 2। ये 2 ये रह गया, तो आखिर में 2 से ऐसे मल्टीप्लाई होगा। खैर ये होगा। तो इसमें क्या है, इसके अंदर आपको 2 फंक्शन दिए हुए, एक फंक्शन का या तो दूसरा इंटरवल होगा और दूसरा पूरा डेरिवेटिव होगा। तो आप एफ एक्स दिया हुआ और एक एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स को आप सपोज कर लेंगे कुछ वाई वगैरह जो कुछ भी सपोज करना है, या इसका एक हिस्से, या दूसरा फंक्शन जो है वो हो सकता है इसका डेरिवेटिव हो, इसके एक हिस्से का डेरिवेटिव, या तो पूरे का डेरिवेटिव, इसके हिस्से का डेरिवेटिव। और तो जो हिस्सा दिया हुआ है आपको, उसको सपोज कर लेते हैं, उससे कोई ना कोई 7.1 का कोई ना कोई फार्मूला हमारे पास आमतौर से बन जाता है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि डेरिवेटिव को कुछ और मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तो ठीक है, इसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है x अपॉन √x+4। इस तरह के तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जो है 1 आता है, कांस्टेंट आता है। लेकिन ये x यहाँ पे 2 मरतबा आ रहा है, तो सारे x ख़त्म करने पड़ेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दूसरा वेरिएबल लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो हम x+4 सपोज करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू भी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें i ले लेता हूँ क्योंकि हमें इसे i की ज़रूरत पड़ेगी। लेट x+4 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हम 2 वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, एक तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि t-4 हो गई, एंड और दूसरा डेरिवेटिव dx की वैल्यू निकाल रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये x का डेरिवेटिव 1 आया, तो इधर dx लिखना पड़ता है, 1 तो लिखना बेकार है, और जिधर t होता है उधर dt। ठीक है, और अब आप सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यूज आ जाइए। i इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, t-4। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि t लिखें, y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, मैं वाई वगैरह। तो ये आ जाएगा √2 जिसे मैं 1/2 लिख देता हूँ, हाथ के आता है ना। और ये dx को ख़त्म करके मैंने dt कर दिया, क्योंकि dx dt के बराबर है। अब इंटीग्रेशन शुरू कीजिए, अभी नहीं कीजिए, पहले डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई कोशंट वाला किया नहीं है। तो ये t के बाद क्या आएगा, t के पर पावर हाफ आ जाएगी, -4/t के पर पावर हाफ आ गई। अब ये dt में ऐसे ही नहीं लिख सकता क्योंकि पहले तो पूरा एक नंबर था, फ्रैक्शन था। अब हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो हाफ पावर रह गई, माइनस ये 4 है, ये t के पर पावर -1/2 आ गई, और ये आ जाएगा आपके पास dt। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो t के ऊपर पावर आएगी 3/2। t के ऊपर पावर आई तो बाहर क्या आ जाएगा, 2/3। सही है। अब आया आपके पास -4, तो ये आ गया, और t के ऊपर पावर आएगी, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2, और यहाँ रेसिप्रोकल, और जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो t आ गया, और यहाँ आ जाएगा t की पावर 1/2। ये जो 1/2 से डिवाइड किया था तो ये आ गया, और ये आ जाएगा +c। सही है। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये तो 2/3, t पर पावर 3/2 है, -8, t पर पावर हाफ आ गई, +c। यहाँ आप ऐसा कीजिए कि एक तो t की पावर हाफ कॉमन ले ले तो आसान, थोड़ा ये 1 रह जाएगा, और ये 2/3 कॉमन ले लेता हूँ मैं। आप कहेंगे देख लीजिए, अभी ये 2/3 और t की पावर हाफ मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब आपने 2/3 कॉमन आ गया, ये 1.5 है, इसमें से कॉमन ले तो t बचा, माइनस, देखो 2/3 कॉमन ले रहे हैं आप, तो 2/3 कॉमन लेने का मतलब ये हुआ 8 इंटू जो कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड किया जाता है, तो 2/3 3/2 में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 आ गया। जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, इसका ध्यान रखिए।
तो यहाँ से टी ये आ गया था टी और ये 12 आ गया प्लस सी। सही है। अब आप इसको वैल्यूज रख दीजिए 2/3 और आप चाहें तो इसे रूट को फिर ख़त्म कर दें और इसकी वैल्यू जो है वो लिख दीजिए x+4। फिर ब्रैकेट है टी कितना है x+4 और ये कितना है -12 फिर प्लस सी है। तो अभी ये थोड़ा -8 आ रहा है ना 2/3 और ये रूट x+4 और ये आ गया x-8 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं, यह है हमारा i = मैं पहले ही लिख देता हूँ फिर लिखना पड़ता है। इंटीग्रल किसको इंटीग्रेट करना है हमें x³ - 1 और इस पर पावर दे रखी है 1/3 और x⁵ dx। अब सोचें हम इसमें क्या करें। यहाँ x⁵ का डेरिवेटिव भी नहीं है और x³ - 1 का भी नहीं है, क्योंकि इसी को सपोज कर सकते हैं। x³ - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। 3 को तो चलिए भूलिए, x² आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से x⁵ में से x² ले लूँ तो x³ बच जाएगा और फिर ऊपर की तरह से सपोज करके x³ की वैल्यू रख देंगे। जैसे लेट x³ - 1 = ये मैंने t ले ली। चलो t में y लेना चाह रहा था कि t लेते हुए बहुत देर हो गई, तो ये t आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से t³ की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आएगा t³ = t+1 t³ = t+1 एंड डिफ्रेंशिएट कीजिए से 3x² और फिर dx इधर लिख देते हैं = dt। तो dx की वैल्यू x² dx की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास आ गया x² dx = 1/3 dt। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब आते हैं हम i पर। i देखो ये अभी रुक जाए, पहले हम ये इसको x² को अलग निकाल दें ताकि उसकी जगह dt लिख दें 1/3 dt लिख दें। तो अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करता हूँ। x³ - 1 इसके पावर 1/3 है, तो x³ dx लिखना है तो हमारे पास बचेगा x³ और x²। ये तो हो गया x⁵ और ये हमारे पास आ गया dx। ठीक है, अब x² dx की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करते हैं। ये तो t लिया है हमने, तो t की पावर आ गई 1/3। ठीक है, x³ की वैल्यू रख लीजिए t+1, x² dx की वैल्यू रख लीजिए 1/3 dt। तो 1/3 तो मैं इधर रख देता हूँ dt, इधर मल्टीप्लाई कर लें 1/3। t की पावर कितनी आएगी 1 पावर ये है 3 1 + 1/3 4/3 हो जाएगा, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कुछ नहीं होगा, 1 यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ये आ गया dt। सही है, सब कुछ आ गया ना। अब आप इंटीग्रेट करना शुरू कीजिए = 1/3। तो दोनों के साथ में ऐसा करता हूँ, इसे ब्रैकेट बना देता हूँ पहले। अब इसमें जो है 1 ऐड, इंटीग्रेट करने के लिए 1 ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाए 7/4 7/3 हो जाएगा। तो उसे मैं पहले तो बाहर 3/7 लिख देता हूँ और t के पावर आ गई 7/3। ठीक है ना, 1 ऐड किया तो जाए। अब आ जाए इस पर, प्लस का साइन है प्लस ही रहेगा। ये 1 ऐड करेंगे तो 3 × 3 और 1 4 4/3 आएगा, जिसे मैंने लिख दिया 3/4 और t के पावर कितनी आएगी 4/3। सही है ना, जब 1 ऐड करेंगे तो 4/3 होगा और उसे बाहर 3/3 = देखिए यहाँ पे कॉमन लेना आसान तो है, खैर ले सकते हैं हम, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ पहले इस बाहर वाले 3 को ख़त्म करता हूँ। ये आ गया आपके पास 1/7 और
3 से 3 कैंसिल हो गया ना, t⁻7/3 प्लस यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 और कितना आ जाएगा, ये जो है वो ये आ जाएगा t⁻4/3 प्लस c। सही है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, करना ये है मुझे, क्या करना है, 1/7 और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, ये है x³ - 1 ये मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिख दिया, प्लस 1/4, अच्छा इस पे पावर है, वो पावर लिख रह गई 7/3 प्लस 1/4, t की वैल्यू रखिए x³ - 1 और जो पावर है वो पावर लिख लीजिए और ये प्लस c आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1/7 x³ - 1 और 1/4 x³ - 1 4 पावर x/3। जस्ट मिनट, अगर इन्होंने कॉमन ले लिया तो कॉमन ले लेंगे, नहीं लिया 1/7 x³ - 1 x माइनस 1/4 ओ सॉरी प्लस 1/4 x³ - 1 सही है, प्लस c कॉमन यहाँ नहीं लिया, हालांकि यहाँ पर भी इसी तरह से कॉमन आ रहा था, यहाँ से 4/3 कॉमन लेता तो यहाँ t आ जाता और यहाँ 1 आ जाता, पहले ले लिया था। कोई इन्होंने पॉलिसी ठीक नहीं रखी, सब जगह एक सी नहीं रखी, रेगुलर नहीं है, कहीं कुछ देखते हैं कहीं कुछ कर देते हैं। तो खैर देखिए हमारा काम था इंटीग्रेशन करना, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए दिया था और हमारा यहाँ पर इंटीग्रल हो गया है। अगर ये यहाँ पर भी इसी तरह था, ये कॉमन ले लिया है, लेकिन जब हमने इंटीग्रेट कर लिया तो हमारा काम पूरा हो गया। अब हमें थोड़ी पता है कि उन्होंने क्या है, तो ये लिखा होगा भाई आंसर इस फॉर्म में लिखा रहा है, जब ये नहीं लिखा तो फिर वो काम ख़त्म हो जाता है। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 12, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है x² 2 + 3x³ dx। देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा है, जब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का तो 0 हो गया और 9x² आएगा, 9 की तो कोई बात ही नहीं, x² ऊपर आ रहा है और x² dx आ जाएगा हमारे पर, तो सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेट 2 + 3x³ = t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम यहाँ पर, 2 का 0 आ गया और ये 3 3 9x² और ये dx आता ही है इधर और इधर dt आता है। अब सीधा यहाँ पे इंटीग्रल में वैल्यू रख दीजिए, इसे I = x² dx कितना हो गया, और लिख लो, चलो हालांकि सीधा नज़र आ रहा है 1/9 x² dx = 1/9 dt, ठीक है। तो ये आ गया आपके 1/9, तो मैंने बाहर लिख दिया और dt ये आ गया और नीचे आ जाएगा सीधा सीधा t, ठीक है। इस पर ओहो एक चीज़ है गई, 2 इस पर भी पावर थी, ये है 2 + 3x³, तो यहाँ पर ये आ जाएगा t³, ठीक है, ये आ जाएगा 1/9 पावर। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पावर जो नंबर होता है इसे ऊपर लेके आना पड़ता है, तभी हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, t⁻³ dt, क्योंकि जो फार्मूला है हमारा x⁻n है ना, उसी को लिखते हैं n + 1/n, तो यहाँ पर नीचे थोड़ी है, तो ये आ गया, इंटीग्रेट करें तो 1/9 और t पर पावर कितनी है हमारे पास -1, इसे 1 ऐड किया तो कितना हो गया -2, तो हमें 1/-2 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, नीचे अपॉन में -2 आएगा और ये आ गया t⁻² प्लस c। जब भी इंटीग्रल का साइन ख़त्म कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए, तो ये आ गया -1/18 और ये आ जाएगा, इसे भी नीचे ले आओ हाथ के हाथ, t², ठीक है, = 1 प्लस c 1/18 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 3x³
और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और क्या लिखेंगे प्लस सी। तो ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, इसमें कोई उलझन वगैरह नहीं थी, जैसे वहाँ पे एक्स को डायरेक्ट किया था। अच्छा, अब जो है जैसे हमने क्वेश्चन में कहा है वहाँ पे एक्स की पावर 5 थी, तो अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है डायरेक्ट नहीं हो रहा था। इन चीज़ों से आपको ये सीखना है कि ये सिचुएशन ये याद रहना चाहिए इस तरह की हो सकती है। अब है एक्स 1/x log x dx। चलो dx से ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 1/x log x की पावर m, और x के बारे में कहा ग्रेटर देन 0, और ये कहें ना कहें यहाँ पर अगर log के बाद लिखा हुआ है तो x को पॉजिटिव होना ही है। x log जब भी डिफाइन है जब x जो है 0 से बड़ा हो, 0 भी नहीं हो सकता, माइनस तो होगा ही नहीं, 0 भी नहीं होगा, तो ये इन्होंने लिखा है, इसी वजह से लिखा आ गया x इज ग्रेटर देन 0। ये यहाँ पे लिख लिया, अक्सर ये लिखते नहीं हैं, ये dx आ गया। अब यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ मौजूद है, इसे लिख सकते हैं ना, log x की पावर m इंटू 1/x, तो 1/, तो यहाँ कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेट log x इज इक्वल टू t, दिस विल गिव यू 1/x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। और ये आपका सीधा सीधा आ गया, ये dx, ये वन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले 1/, ताकि 1/log x की पावर m 1/x ये आ गया, और ये आपका dx आ गया, सही है, इज इक्वल टू, ये log x हमने क्या t लिया है 1/t की पावर m, और ये 1/x dx जो है dt आ गया सीधा सीधा, और दिस इज इक्वल टू, देखिए जब भी नीचे पावर होती है, ऊपर भी मैंने बताया था वहाँ पे टी स्क्वायर वगैरह कितना था, ये टी क्यूब, हाँ ये टी आ रहा था टी क्यूब वगैरह, तो जब भी नीचे को ऊपर लेकर आएंगे पावर को माइनस के साथ dt, ठीक है। अब इस इंटीग्रेट करो, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, प्लस सी, यहाँ उठा के t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है, log x है, log x, अगर ये माइनस शुरू में सही नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लो 1 - m, नीचे भी 1 - m + c, ठीक है ना, क्योंकि एडिशन और सब कम्यूटेटिव होती है इसलिए मैंने लिख लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं x/9 - 4x² dx। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा 9 का 0 हो गया, -8x², x वहाँ पे मौजूद है, कांस्टेंट का कोई मसला नहीं होता। बस ये है कि सपोज कर लीजिए लेट 9 - 4x² इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिए इसे, क्योंकि कुछ और तो करना ही नहीं है, तो 9 तो 9 तो 0 हो गया, ये -8x आ गया, ठीक है, ये आएगा, और dx इसके साथ लिखेंगे, इधर dt आ गया। आपको क्योंकि x dx की वैल्यू लिखनी है तो ये लिख लीजिए x dx इज इक्वल टू, यहाँ है ना x dx इज इक्वल टू -1/8 dt, और ये हम फिर i इज इक्वल टू लिख देते हैं। अच्छा ऊपर रह गया तो कोई बात नहीं, i इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/8 आएगा पहले तो x dx की वैल्यू में, वो मैं पहले लिख दूँ, ये आएगा ना x dx, तो यहाँ से आ जाएगा, dt बाद में लिख दूंगा। ये कितना लिखा है मैंने t, तो ये आ गया 1/t, ठीक है, और ये 1x dx की वैल्यू 1 - 1/8 dt 1/, वो पहले लिख दिया है। अब इसमें जो है ये, अब ये log जो है, अब ये हो सकता है 1/t, ये t जो है निगेटिव हो, तो इसलिए इस खतरे को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव बना देते हैं, इसे c इज इक्वल टू -1/8, log के बाद हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए,
और ये आ गया हमारे पास 9 माइनस 4x² प्लस सी। ठीक है, अगर हमें पहले से ही मालूम हो कि ये जो है क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसको ऐसे लिखने की, है ना। फिर तो सीधा सीधा ब्रैकेट आप बना सकते थे, वो हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब ये थोड़ा आसान, वो थोड़ा से पहले ज़रा से कॉम्प्लिकेटेड आ गए थे, लेकिन अब सब सीधे सीधे आ रहे हैं। और ये मैं छोड़ भी सकता था अगर, लेकिन e⁻² प्लस 3 dx। देखिए, पहली बात तो ये कि आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं 2x प्लस, आपको e⁻t का फार्मूला मालूम है, लेकिन आप यूँ भी कर सकते हैं। इसको सपोज कर लें t, तो वो भी आ जाए, वो तब भी आ जाएगा। इसे लिख लीजिए e⁻² e³ dx। सही है ना, पावर ऐड होकर ये आ जाएगी। अब ये देखो, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो इसे हम कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं। और ये आ गया e⁻² dx। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया मैं, वैसे 2x को t ले लो और फिर उसे निकाल लो तो वो ये आएगा, लेकिन आपको याद होगा एक्सरसाइज नंबर 1 में, पहली एक्सरसाइज में, वहाँ पे sin 2x cos 2x और e⁻3x दिया था। तो वहाँ हमने ये किया था कि इसको ऐसे ही लिख लिया था, और जो x के पर पावर थी, कोफिशिएंट जो था x का, उसे नीचे लिख लिया था। अगर नहीं याद आए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, तीसरा हिस्सा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब यह पावर फिर ऐड कर लो जैसे पहले की थी। e पर 3 है, यहाँ 2 है, तो e⁻² प्लस 3/2 प्लस सी। सही है, इसे 1/2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 1/2 e⁻² प्लस 3। अगर ये ज़्यादा साफ लग रहा हो तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सही है, अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में इन्होंने दिया है x e(x) और स्क्वायर है। e पर जो पावर है वो स्क्वायर में है, साथ में dx। यहाँ पर भी आप आराम से देख सकते हैं कि x² का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो लेट x² = t, और दिस इम्प्लाइज दैट 2x dx = dt। सही है, इससे हमारे पास ये, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा, x dx = 1/2 dt। Therefore I = x dx 1/2 dt, 1/2 ये आ गया और dt अंदर दिखाई जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1/e⁻, ये है x², जिसे मैंने t सपोज कर लिया, e⁻10, और वो dt जो था ये आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप ऐसा कर लें 1/2, हमेशा ऊपर लाना पड़ता है, वही ये आ गया -t dt। अब इसी तरीके से जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया था इस तरह से, ये तो ये आ जाएगा 1/2, ये ऐसे ही आ जाता है e⁻t, और जो t का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा -1, तो वो मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ये जो -1 आएगा प्लस c। अब यह है कि आप c, इसकी t की वैल्यू रख लीजिए, = -1/2 e⁻, t क्या था आपका x² और ये प्लस सी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सीधा है। अगर आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद हो, और क्वेश्चन एकदम आपकी नज़र में आ भी जाना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे लिखा हुआ है e⁻sin इनवर्स x, अगर आपको डेरिवेटिव याद है, ओ सॉरी tan इनवर्स x, क्या लिख रहा हूँ मैं, यह है tan इनवर्स x। चलो दोबारा लिखते हैं,
ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स आ गया 1 + x² dx। याद है आपको टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, मैं लिखता हूँ लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैं वाई लिख लेता हूँ इसे, वरना आप समझेंगे टी सपोज किया जाता है। कुछ भी सपोज कर लो, कोई भी वेरिएबल ले लो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/1 + x², ये डेरिवेटिव होता है इसका टेन इनवर्स का, और साथ में dx इज इक्वल टू dy। ठीक है ना, यहाँ dy आएगा, पहले t लिख रहे थे। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कीजिए। i इज इक्वल टू है, i इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, ये t आ गया, और ये जो है 1/x² dx, ये आ गया dt, एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो ई टी ई रेस टू पावर टी का ई रेस टू पावर टी होगा प्लस सी इज इक्वल टू, ये ओहो टी लिखते चले आ रहे हैं ना, तो वाई लिख, ये वाई, ये वाई प्लस सी, तो ई वाई की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इसलिए लिखा था कि वैरायटी के लिए, कि आप कहेंगे पता शायद टी हमेशा लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, जेड भी लिख सकते हैं, जो भी चाहे लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ई रेस पर 2x - 1 अपॉन ई रेस पर 2x + 1 dx। अब अगर आप देखें, सीधा ऐसे देखें, तो यहाँ पर ई रेस पर 2x का डेरिवेटिव ई रेस पर 2x आएगा अपॉन 2, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 1 जो है, इस 1 का क्या करेंगे, ये परेशान करेगा आपको। इस वजह से हम सीधा ई रेस पर 2x को t नहीं सपोज कर सकते। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर टर्म को ई रेस टू पावर 2x अपॉन ई रेस टू पावर x से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। ये देखिएगा क्या होगा, ई रेस टू पावर x अपॉन ई रेस टू पावर 2x ई रेस टू पावर x प्लस 1/e रेस टू पावर x dx। ये मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई रेस टू पावर x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ बचेगा ई रेस टू पावर x, ये हो गया ई रेस टू पावर -x, और ये आ गया ई रेस टू पावर x, और ये आ गया ई रेस टू पावर -x dx। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ, क्योंकि हमें मालूम था कि ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स ही होगा, और वो तो उसके हिसाब से मैंने इसे डिवाइड कर दिया था। और ये चीज़ थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस के बाद आती है। अब जैसे ये आपके सामने आ गया, कुछ इससे मिलती जुलती सिचुएशन आई, तो आपका दिमाग खुद काम करने लगे, अच्छा ऐसे करके देख लो। तो अब देखो ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर -x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, और फिर इसका जो कोफिशिएंट है वो साथ में आ जाए, ये पूरा हो गया, तो पूरा ही डेरिवेटिव है। तो आप यहाँ सपोज कर लीजिए, लेट ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर -x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट ई रेस टू पावर एक्स, ये देखो ये आएगा ई रेस टू पावर -x, और जो इसका कोफिशिएंट है वो नीचे -1 आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये आ गया dx इज इक्वल टू dt। सही है, ये हमारे पास आ गया। तो ऊपर का हिस्सा जो है यही है, ई रेस टू पावर एक्स माइनस दिस dt, तो इस पूरे की वैल्यू dt है। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये तो पूरा ख़त्म हो गया, dt आ गया, ये आ गया ना पूरा dt, और नीचे t है, इज इक्वल टू लॉग, अब ये पता नहीं प्लस होगा माइनस होगा, तो मैं इसे मॉड इसमें लिख देता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू में, c आ गया, लॉग ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर -x प्लस c। ठीक है,
ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा एक चीज़, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो कि यहाँ अगर मैं बचूँ भी उससे तो आगे नहीं बच सकूँगा जब पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करेंगे। वो देखिए ये है, और इसलिए हम अभी से उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। ऊपर एक फंक्शन है जो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे एफ एक्स है और ऊपर जो है एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव है। तो हम इसे इंटीग्रेट हमें करना है, तो सीधा ये कर लेते हैं, लॉग है तो लॉग एफ एक्स प्लस सी, नीचे वाले को लॉग के साथ लिख देंगे। जब भी जो है ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो क्योंकि एफ एक्स को आपने टी लिया, उसके डेरिवेटिव ये लेंगे, उसके डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, तो ये 1/t हो जाएगा और 1/t लॉग इसके बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे हो रहा था, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था तो ये लॉग के साथ आ गया। यहाँ पर क्या था, नहीं यहाँ फ्रैक्शन नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सही है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 हालांकि हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये जो है अगर आप देखें तो सीधा ही सीधा है, ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन ई रेज़ टू पावर 2x। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 जैसी सिचुएशन हमारे पास नहीं है, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x dx। यहाँ देखो ई रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आया, ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, वो माइनस ये आ गया dx। सिर्फ किस चीज़ की कमी है यहाँ पर, और क्या होना चाहिए था, 1/2 और होना चाहिए था। इसकी वजह से मैं इसे सपोज कर लेता हूँ, वरना तो ये फार्मूला यहाँ पे मौजूद था, इसका डेरिवेटिव यहाँ है लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ, तो वो उस दूसरी चीज़ें मल्टीप्लाई वगैरह करनी पड़ेगी, इससे अच्छा यही सपोज कर लेते हैं। ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, इसको मैंने सपोज कर लिया t, चलो t ले लेते हैं, सही है। अच्छा यहाँ पे भी हमने t सपोज किया था, ई रेज़ टू पावर 2x। अब जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कीजिए, तो ई रेज़ टू पावर 2x और जो नंबर साथ में होता है आपको मालूम है कि केस में नीचे आ जाता है, प्लस यहाँ प्लस आएगा, अभी मैंने माइनस लिखा है, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2x, वो अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस ये आ गया और ये 2 लिखा गया, ठीक है। और ये पूरे को dx इज इक्वल टू dt, सही है। 2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2 dt, ठीक है। 2 इधर चला गया, अब उसमें रख लीजिए आई इज इक्वल टू, कहाँ है ये, इसको तो हमने t लिया है और इसकी वैल्यू ये आ गई है 2 dt, 2 अपॉन t और ये dt इज इक्वल टू 2 log t प्लस c इज इक्वल टू 2 log, ये हमें मॉड में लिखना पड़ेगा, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। लेकिन आपको हाँ एक बात मालूम होना चाहिए, मैंने मॉड लिख दिया है कि ई की पावर कुछ भी हो, बल्कि ई की पावर नहीं, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 2 4 6 8 10, ई पॉजिटिव नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 1। ई की वैल्यू मालूम है ना आपको, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है ये वैल्यू 3/3, तो इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस पर कोई भी पावर हो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, तो वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगी। तो हम यहाँ चाहते तो ब्रैकेट बना सकते थे प्लस सी, है ना। तो इसको अगर ये बना दिया तो गलत नहीं हुआ, देखता हूँ इन्होंने क्या किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन, हाँ इन्होंने ब्रैकेट बनाया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20 है, हाँ ब्रैकेट बनाया। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, ये हमने सपोज किया था ई रेज़ टू पावर 2x, ये हम इसे हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं,
सॉरी, ये हम ठीक है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये 1/2 आएगा। देखिए काफ़ी बड़ी गलती होता है। अच्छा वो आंसर देख लिया, इज इक्वल टू दिस 1/2 दिस प्लस। ये जो है यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं, जो नीचे 2 लिख दिया था। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। तो हाँ, ई की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, बल्कि ई की नहीं, ये ध्यान रखिए कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है 1/2, 3/4, 0.5, 1000, 2000 और उस पर कुछ भी पावर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। इसलिए अगर हम चाहते तो यहाँ पे मॉडुलस न बनाकर ब्रैकेट बना सकते थे, और ये मॉडुलस बना दिया तो ये भी कोई गलत नहीं किया हमने, ठीक है ना। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 20। मेरे ख्याल से इतने ही रहने देता हूँ मैं, तो इतना आप रिवाइज कर लीजिए। आगे जो है हमारे पास थोड़े से शायद एक में या 2 वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर दीजिए।